हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें से हम लोग उसके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में लगातार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर विटामिन दिया गया है और इधर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स दिया गया, इसमें से कौन सा विटामिन भरेंगे जिसकी कमी से सुखंडी रोग, इसे रिकेट्स कहा जाता है। तो यह होता है विटामिन डी की कमी से, तो एक्स की जगह पे विटामिन डी हम लोग भर देंगे। उसके बाद वाई यहाँ पे दिया गया विटामिन और इधर स्कर्वी, तो स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी यहाँ पे भर देंगे हम लोग, बेरी बेरी रोग होता है। और बात की जाए विटामिन B3 की कमी से, तो पैलाग्रा नामक रोग होता है, पैलाग्रा नामक रोग होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन इसमें सही दिया गया होगा वही हमारा करेक्ट हो जाए। जैसे कि B1 जो एक्स है, विटामिन एक्स में क्या भरेंगे, विटामिन डी हो जाएगा। वाई में हो जाएगा विटामिन सी, जेड में बेरी बेरी और डब्ल्यू में हो जाएगा पैलाग्रा या फिर चर्मग्रह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, विटामिन डी की कमी के कारण सुखंडी रोग या फिर रिकेट्स होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या है, खट्टे रसदार फल, नींबू, आंवला आदि हैं। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं तथा विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से पैलाग्रा या फिर चर्मग्रह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि विटामिन सी दिया गया है। प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। तो दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनता है। नवजात शिशु तब तक दूध पर निर्भर रहता है जब तक वह अन्य पदार्थों का सेवन करने में अक्षम होता है। साधारणतया दूध में 85% जल होता है और शेष भाग में ठोस तत्व यानी खनिज और वसा होते हैं। दूध जो है प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लोविन अर्थात विटामिन B2 युक्त होता है। इनके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, के, ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है। इसके अलावा इसमें कई एंजाइम और कुछ जीवित रक्त कोशिकाएं भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, तो इन्हें हमें सही क्रम में लगाना प्रोटीन परीक्षण के लिए। खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। तो यहाँ पे हमें बताना इन चरणों का सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा फिर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्य करेंगे हम लोग जो है प्रोटीन परीक्षण के लिए परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालेंगे और परख नली को हिलाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन के मिलाइए। फिर उसके बाद परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन के डालिए और भली भांति हिलाइए। तो ये चरण होता है प्रोटीन परीक्षण के लिए। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, BADC। उसके बाद हमें देखना है प्रोटीन की उपस्थिति है इसमें पदार्थ में कि नहीं है। तो अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में बदलता है, मतलब ये सारी क्रिया करने के बाद अगर खाद्य पदार्थ का रंग जो है बैंगनी रंग में बदलता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति इंगित करता है, मतलब उस भोजन में जो है प्रोटीन की मात्रा उपस्थिति है। अगला प्रश्न दिया गया है,
मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह एवं कैल्शियम की। लौह एवं कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, आहारी रेशे जो होते हैं उनको रुक्षांश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान करते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा 5 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रश्न के मुख्य रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं? क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ देती हैं या फिर करती हैं? क्या प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे उचित जो है ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, आपकी माँ विविधतापूर्ण मतलब अलग अलग भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। अब जैसे कि बताया गया है, यदि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है तो सबसे पहले उसे भोजन की क्या आवश्यकता है और क्यों जरूरी है तथा उसमें कौन से तत्व होते हैं यह बताना होगा। विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से ही भोजन के विभिन्न तत्व विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण आदि मिलते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक है। अतः शिक्षक का प्रश्न उचित रहेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि ये खाद्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है। ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। ये नमी को कम कर देता है जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। इसमें जीवाणुओं को मारने के लिए रसायन होते हैं। तो परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या कर देता है? यह माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि ये माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है जो एक प्राकृतिक परिरक्षक है। खाद्य परीक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने, गुणवत्ता, खाद्यता या पौष्टिक मूल्यों में कमी की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती हैं। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना और साथ ही साथ सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा के ऑक्सीकरण की गति को धीमी करना शामिल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और नमक चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रवाकुंचन कर देते हैं। तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि नमक और चीनी जो होते हैं सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं।